नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 6-7 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध को लेकर 3-4 बड़ी खबरें हैं जो सामने आ रही हैं। पहली खबर जिसकी पुष्टि संभव नहीं है वो ये है कि मोसाद के पास एप्स्टीन फाइल्स की एक प्रतिलिपि है और उसमें पूरा खाका है और उसमें ट्रंप का कहां कैसे कहां किस जगह कितनी बार जिक्र, फोटो, वीडियो, कुछ जो भी है वो सारा है और उसको अपने साथ रखकर इजराइल नेतन्याहू राष्ट्रपति ट्रंप पर दबाव बनाते रहते हैं, ब्लैकमेलिंग करते रहते हैं और उन्होंने ये दबाव दिखाकर ही ट्रंप से ईरान पर हमला करवाया, जबकि ट्रंप कुछ और समय देने के लिए तैयार थे। इस बात की पुष्टि इस बात से भी होती है कि जिनेवा में बातचीत सफल होने वाली थी, आखिरी दौर में थी, लेकिन इजराइल नहीं चाहता था और इजराइल ने फिर ट्रंप पर दबाव डाला और एप्स्टीन फाइल का डर दिखाया। दूसरी खबर यह है कि जिस तरह से खाड़ी देशों पर लगातार हमले हो रहे हैं, उसके लिए कहा जा रहा है अब कि सऊदी अरब हो या एक और जगह हो, वहां पर जो हमले ईरान ने किए बताए जा रहे हैं वो दरअसल खुद इजराइल ने किए हैं, ताकि ईरान को बदनाम किया जा सके, ताकि इन खाड़ी देशों को ईरान के खिलाफ खड़ा किया जा सके। तीसरी इससे जुड़ी हुई खबर यह है कि अमेरिका के अधिकारियों को भी हैरानी हो रही है कि कैसे उसके 3 F-35 जो फाइटर जेट हैं वो कैसे कुवैत में अपने ही लोगों के हाथों शिकार हो गए। कह रहे हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम पर अमेरिका का कब्जा है, पूरा इंटेलिजेंस उनके पास है, सैटेलाइट से मॉनिटरिंग होती है और कुवैत में या खाड़ी देशों में जो सेना है उसका संचालन भी अमेरिका के अधिकारी करते हैं या बहुत जगह हवाई जहाज भी अमेरिका के सैनिक ही उड़ाते हैं। तो ऐसी गफलत कैसे हो गई, ऐसी गलतफहमी कैसे हो गई? हुई होती तो कोई एक विमान गिराया जाता, 3-3 विमान इतनी आसानी से कैसे गिरा दिए गए? यानी यहां भी कुछ गड़बड़ है क्या? हालांकि 6 पायलट थे, एक जहाज में 2 पायलट, एक फाइटर पायलट और एक को पायलट, सब पैराशूट से बाहर निकल गए, उनकी जान बच गई। तीसरी खबर है सोनिया गांधी का इंडियन एक्सप्रेस में छपा लेख, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार पर गंभीर किस्म के आरोप लगाए हैं। कहा है कि इजराइल के हाथों आपने क्या देश को गिरवी रख दिया है। आयतुल्लाह खोमेनी की जिस ढंग से मौत हुई उसकी निंदा बहुत सारे देशों ने की है। भारत और ईरान के पारंपरिक बहुत पुराने संबंध रहे हैं। ऐसे में क्या भारत की जो मौजूदा विदेश नीति है उस पर चलते हुए इस मौत का विरोध नहीं करना चाहिए था क्या? ये इलीगल है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है, यूएन की चार्टर के खिलाफ है। ये सारी बातें भी कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह चुके हैं। सोनिया गांधी ने अप्रैल 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो उनकी तेहरान यात्रा का भी जिक्र किया है। दोनों देशों के बीच में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में नई सौदे हुए थे। चाबहार जो बंदरगाह है उसको बनाने का सिलसिला शुरू हुआ था, जो मनमोहन सिंह सरकार के समय शुरू हुआ और मोदी जी ने भी उसी सिलसिले को आगे बढ़ाया, जबकि उसको एक्सपैंड किया और अचानक से भारत अमेरिका के दबाव में आकर बाहर चला गया। सोनिया गांधी का कहना है कि भारत की संसद के अंदर जब बजट सत्र का दूसरा दौर शुरू होगा तो इस मुद्दे पर गंभीर बहस होनी चाहिए, लंबी बहस होनी चाहिए और सरकार को कुछ सवालों के जवाब देने चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम की बात जो बीजेपी के लोग करते रहते हैं, कांग्रेस के लोग भी पहले करते रहे थे जब वो सत्ता में थे। अब सोनिया गांधी ने भी वसुधैव कुटुंबकम की बात कही है और कहा है कि ग्लोबल साउथ के देश अगर भारत ईरान के मसले पर ईरान के साथ खड़ा नहीं होता या कम से कम अमेरिका और इजराइल का नाम लेकर ये जो खाड़ी में चल रहा है इसकी निंदा नहीं करता, तो ग्लोबल साउथ के देशों के सामने भारत जैसे बड़े देश की क्या इज्जत रह जाएगी? ये लोग भारत पर ये क्यों यकीन करेंगे
और कितना यकीन करेंगे। चौथी खबर आ रही है ब्लूमबर्ग से। अब ब्लूमबर्ग की खबर का भी कोई ना तो हम पुष्टि कर सकते हैं ना खंडन कर सकते हैं। ब्लूमबर्ग ने कहा है कि भारत में जो अब तेल का एक नया संकट पैदा होने की आशंका पैदा हुई है, क्योंकि जलडमरू मध्य को बंद कर दिया ईरान ने। वहां से सिर्फ चीन और रूस के टैंकर गुजर सकते हैं, बाकी टैंकरों पर वो हमला करेगा। तो वहां से भारत जो एलएनजी का आयात करता है 50-60% वहीं से होते हुए आता है और करीब 40% तेल भी वहीं से होकर आता है। अब भारत में जो तेल उत्पादन वाली कंपनियां हैं सरकारी क्षेत्र की, ओएनजीसी है, इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, एचपीसीएल है और नियारा और रिफाइनरी जो रिलायंस रिफाइनरी जैसी निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं, उनके अधिकारियों ने बड़ी बैठक की और उनके अधिकारियों ने इस पर चिंता व्यक्त की कि रिफाइनरियों का में तेल ही नहीं आएगा तो कामकाज ठप हो जाएगा। भारत में अभी 15, 20, 25 दिन का पेट्रोल डीजल है, लेकिन अगर लंबी लड़ाई चल गई तो उसका और खामियाजा उठाना पड़ सकता है। तो ऐसे में ब्लूमबर्ग कह रहा है कि इन लोगों ने भारत के विदेश मंत्रालय से कहा है कि वो अमेरिका से, वॉशिंगटन से परसुएट करे, अनुग्रह करे, अनुनय करे कि ऐसी विशेष परिस्थितियों में अमेरिका भारत को इस बात की इजाजत दे कि वो सोवियत संघ, माफ कीजिएगा, रूस से दोबारा से तेल मंगाना शुरू कर दे। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। अब हम ये नहीं कह रहे कि भारत सरकार रूस के कहने, ट्रंप के कहने पर तेल मंगाने का काम करती रही है या बंद करती रही है, लेकिन पहले खबरें इसी तरह की आती रही हैं। जब ट्रंप ने भारत पर कहा था कि रूस से वो तेल मंगाना बंद कर दे, लेकिन नहीं मंगाना बंद करेगा तो 25% का टैरिफ, 25% बेसलाइन टैरिफ के अलावा लगा दिया जाएगा। तो भारत ने कई महीने तक रेजिस्ट किया था। उसके बाद दबाव बढ़ा तो भारत ने तेल मंगाना कम कर दिया और धीरे धीरे करीब करीब बंद कर दिया। जिस भारत ने पिछले साल 1.71 मिलियन बैरल तेल मंगाया था रूस से, वो घटकर 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन रह गया था फरवरी में, और अप्रैल में तो कोई बुकिंग भी नहीं ली गई है क्योंकि 15-20 दिन पहले सौदे हो जाते हैं। तो अब ये एक और ब्लूमबर्ग के अनुसार, क्या हर बात के लिए ट्रंप से इजाजत लेना जरूरी होता है क्या? और अगर जरूरी है तो फिर कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर का जो आरोप राहुल गांधी लगाते रहे हैं उसमें दम है या नहीं है? आप खुद अंदाजा लगाइए। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।